और 2022 के चुनाव में बीजेपी की तीनों सीट गिरेगी। आप नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। तीनों सीट बीजेपी की वार्ड क्रमांक 4 में गिरेगी। अगले वार्ड का तो पता नहीं, क्योंकि जो रणनीतियाँ यहाँ चल रही है ये सिर्फ इस आधार पे चल रही हैं, ओनली फॉर मनी। जिसके पास मनी है उसके हाथ में मंडल और कमंडल है। वक्त रवि व्यास जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वालों को नौगढ़ से जिला के सर पे पद दे के रखा है। नाम क्या बताएगा, पूरा भाजपा नौगढ़ मंडल में पूरी कमल के फूल खिले हुए कांग्रेस एनसीपी वालों के, इससे बड़ा नाम क्या बताएगा। पूरी पब्लिक जानती है, जनता देख लेगी। अरे यहाँ के मंडल अध्यक्ष साहब से लेके सभी पूरे कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने खिले हैं, ऐसा एनसीपी और कांग्रेस वालों की, इसमें नाम क्या बताना। अभी नाम बताएगा तो उनको बड़ी तकलीफ होने लगी कि हमारा नाम भी निकाला धीरज पांडे ने। उनका नाम क्या बोलना, उनको नाम बोल के उनको मैं अधिक महत्व देना नहीं। जिस पार्टी को धीरज पांडे इतना मान सम्मान देते हैं, जिस पार्टी को वो अपना माई बाप मानते हैं, आगे चल के उसी पार्टी को चुनौती देंगे, उसी पार्टी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जिस पार्टी की थाली में खाना खाया उसी पार्टी की थाली में छेद। पेशेंस कब तक रखेगा, मतलब सर के आधे बाल झड़ गए हैं, ये देखो आप पक गए हैं, जो बचे खुचे वो भी पूरे झड़ जाए, तब तक पेशेंस रखे। मतलब पेशेंस के नाम पे कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करो। 12-12, 13-13 साल पार्टी में निकालने वाले व्यक्ति को अभी भी अगर आप बोलोगे पेशेंस रखो, तो मैं बोलता हूँ ऐसा पेशेंस आप रखो अपने पास। ये पेशेंस आपको मुबारक हो मेरी तरफ से। और आप लोग कौन से गंगा के नहाए हो या साफ दूध के धुले हो, 100 जगह से तो मुंह मार के आए हुए हो। अच्छा, धीरज पांडे का कहना ये है कि अगर वो 100 जगह से मुंह मार के आए हैं तो मैं भी मुंह मार के आया हूँ, और अगर मैं मुंह मार के आया हूँ तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आप ऐसा बोलना चाहते हो? मतलब अगर वो गलत है तो आप भी गलत हो। मैं बताता ऐसी बात है क्या? जो मगरमच्छ की जो राजनीति करते हैं ना, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं उनको बहुत तकलीफ हो जाएगी। ये मगरमच्छों को बोलूंगा कि सही व्यक्ति की पहचान करो। भविष्य में चुनाव लड़ने जा रहे हो, सामने धीरज पांडे आएगा और आपको बराबर जवाब मिलेगा। ये बात आप नोट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज मैं आप सबको जिस शख्स से बात करवाने वाला हूं, जिस शख्स से मिलाने वाला हूं, ये शख्स मीरा भाईंदर शहर के बहुत ही पुराने रहवासी हैं और भाजपा के एक बहुत ही पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धीरज जयप्रकाश पांडे की, जो इस वक्त आज हमारे साथ बैठे हैं और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं। तो धीरज पांडे जी, सवाल जो आपका सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, एक बार आप उनको अपना छोटा सा परिचय दीजिए और ये भी बताइए कि काम धंधा तो ठीक था, इस दलदल रूपी राजनीति में आपका क्या काम है और क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? नमस्कार, मैं धीरज पांडे आप सभी के सामने। आप सभी मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते वो अभी आज इनके चैनल के माध्यम से जान जाएंगे। सन 2003 में मैं भाईंदर में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं रहने वाला कांदीवली का था, मेरा जन्म वहाँ से है, मेरी पढ़ाई लिखाई ठाकुर कॉलेज से है। 2003 में यहाँ पे ऑलरेडी मेरे घर का एक फ्लैट था और अब यहाँ पे रेलवे की बहुत समस्या थी, जिसकी वजह से 2003 के बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद में मैं प्रॉपर्टी स्टडी लाइन से जुड़ा, उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे प्राइवेट जॉब से भी जुड़ा। काम करते करते आगे आया और धीरे धीरे लोगों में जान परिचय होते होते अचानक सामाजिक कार्यों में मैं सक्रिय होने लगा। मेरी सबसे जो पसंदीदा पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारा पूरा घर, हमारा खानदान सभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग खड़े रहते हुए कार्य किए। सन 2003 में जब यहाँ पे मैं आया तो धीरे धीरे हम लोग का लगाव, उस समय तो बीजेपी का इतना कुछ था भी नहीं, लेकिन बीजेपी से हम लोग बिलोंग करने वाले थे और बिलोंग करते करते हम सक्रिय होते गए। आने वाले समय में परिवर्तन होने लगा शहर का और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई और कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में मैंने देखा कि हमारे शहर में बहुत सारे बदलाव भी हुआ। बीजेपी के राज में ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुए। तो धीरे धीरे मेरी सक्रियता सामाजिक स्तर पे आई और मुझे कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं सामाजिक जीवन में अचानक से आ जाऊंगा और कभी क्या होने वाला रहता है, नहीं होने वाला रहता है, कुछ पहले से डिसाइड नहीं रहता। पहले आप ये बताओ कि आप समाज सेवक हो या भाजपा के कार्यकर्ता हो? पहले आप ये बताओ। मैं एक सबसे पहला तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के लिए अपना काम करता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति का मतलब धीरज पांडे भाजपा के कार्यकर्ता बाद में है, पहले एक समाज सेवक है। पहले एक समाज सेवक हूँ और हर एक समाज सेवक की एक पसंदीदा पार्टी होती है। मेरी भी एक पसंदीदा पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। सामाजिक जीवन में मैंने बहुत संघर्ष किया, आगे बढ़ा। ऐसा नहीं, संघर्ष के बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले सवाल जवाब अभी चालू करते। संघर्ष तो है अभी आपका, तो बहुत जानना है संघर्ष, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा सवाल, जैसा आपने अभी अभी बोला कि आप भाजपा की आपकी पसंदीदा पार्टी है, लेकिन मुझे जहां तक दिख रहा है और जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाजपा ने आपको दरकिनार कर दिया है।
वो धीरज पांडे जो इतने सालों से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता थे, आज जब उन्हें भाजपा की जरूरत पड़ी तो भाजपा ने उन्हें दरकिनार कर दिया, जिसके चलते आज उन्होंने अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एक जो है अपना खुद का व्यक्तिगत ऑफिस खोला है। क्या कहेंगे? मेरा जो व्यक्तिगत ऑफिस है वो आप देख सकते हो, धीरज पांडे के नाम से जनसंपर्क कार्यालय है और मैं अपना काम करता हूँ। मेरे ऑफिस में आप देख सकते हैं भाजपा का क्यों नहीं है? बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे ऐसे फॉर्म भी है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ और अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे पड़े हुए भी है, वो आपको दिख जाएंगे वीडियो में। पार्टी के लिए समर्पण भावना कमल का चिन्ह लगातार करते आ रहा हूँ। इनका ये कहना है कि कमल का चिन्ह नहीं है। आज भले कमल का चिन्ह हमारे पास नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए आज भी हम लोग अपना लगातार काम कर रहे हैं। कमल का चिन्ह तो जिन्हें देना चाहिए उन्हें तो आज के जो नेतृत्व करता है वो तो दे ही नहीं रहे, और जिन्हें नहीं देना चाहिए उन्हें कांग्रेस, एनसीपी, इन सभी पार्टियों से बुला बुला के उनके हाथ में कमल का चिन्ह दे रहे। कमल का चिन्ह देने से ऐसे लोगों की विचारधारा है तो पार्टी के प्रति हो नहीं जा रही है। ऐसे लोगों की विचारधारा आज भी वैसी है, भले ही बीजेपी में आ जा रहे, विचारधारा कांग्रेस की तरह है, विचारधारा इनकी एनसीपी की तरह है। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी, नाम क्या बताएगा, पूरा भाजपा नगर मंडल में पूरी कमल के फूल खिले हुए कांग्रेस एनसीपी वालों के, इससे बड़ा और नाम क्या बताएगा? पूरी पब्लिक जानती है, जनता देख लेगी। अरे यहाँ के मंडल अध्यक्ष साहब से लेके सभी पूरे कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने खिले हैं, इस साहब एनसीपी और कांग्रेस वालों की, इसमें नाम क्या बताना? अभी नाम बताएगा तो उनको बड़ी तकलीफ होने लगी कि हमारा नाम भी निकाला धीरज पांडे ने, उनका नाम क्या बोलना? उनको नाम बोल के उनको मैं अधिक महत्व देना नहीं चाहता। दूसरी बात, बीजेपी से मैं बिलोंग करता हूँ, ये बात पार्टी को भी अच्छी तरह पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पार्टी मेरे को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मुझे आगे बढ़ना है तो अगर पार्टी ने मेरे को सिंबल पे काम करने का मौका नहीं दिया है तो मैं सामाजिक का ऑफिस खोल के अपना काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में पार्टी को चुनौती दूंगा, और कहीं ना कहीं ये भयभीत हुए हैं मुझसे, आए दिन कुछ न कुछ रणनीति अपनाते रहते हैं मेरे खिलाफ। मतलब जिस पार्टी को धीरज पांडे इतना मान सम्मान देते हैं, जिस पार्टी को वो अपना माई बाप मानते हैं, आगे चल के उसी पार्टी को चुनौती देंगे, उसी पार्टी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जिस पार्टी की थाली में खाना खाया उसी पार्टी की थाली में छेद करेंगे। छेद तो हम नहीं करते, छेद करने वाले जो लोग हैं वो छेद करने पहुंच गए हैं पार्टी के अंदर। सवाल तो उनसे आपको करना चाहिए जो कांग्रेस और एनसीपी से आए, जिन्होंने छेद कर करके कांग्रेस और एनसीपी का बंटाधार कर दिया मीरा भाईंदर में। छेद बोले तो छोटी बात हो गई, इन्होंने आगे पीछे पूरा खोखला कर दिया एनसीपी और कांग्रेस वालों ने, और ये अभी इनकी वहाँ पे पूरी नैया डूब गई है समुद्र के अंदर। तो अब ये सोच रहे कि कुछ न कुछ एक सहारा मिल जाए डोलते हुए समुद्र में नैया के ऊपर। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी में है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी डुबाने के लिए है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लाने के लिए नहीं है। क्योंकि समर्पित कार्यकर्ता जो है आज मीरा भाईंदर के अंदर, जो विचारधारा नरेंद्र मेहता की थी वैसी विचारधारा आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैच खाती हुई दिख रही है रवि व्यास जी की। या हो सकता है उनकी अपनी कोई पॉलिसी होगी कि वो एक बहुत बड़ा जनाधार खड़ा करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जनाधार अगर आप खड़ा कर रहे हो तो आप आज अपने पार्टी में जिन लोगों को लेके आए उनके क्राइम रिकॉर्ड तो चेक ही नहीं कर रहे हो, उनके फीडबैक तो आप चेक ही नहीं कर रहे हो, सीधे सीधे मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप ये बोल रहे हो कि इस वक्त बीजेपी में और यहाँ की नगर मंडल में भी जो लोग हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। क्रिमिनल बैकग्राउंड किनके है नहीं है पार्टी को चेक करना चाहिए। अभी बीच में अभी मैं बोलना चाहूँगा, पहले मेरी बात होने दीजिए फिर आप सवाल रखिए। बीच में जब भी रवि व्यास जी को नेतृत्व मिला था भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने बोला था कि मेरे पार्टी में गुंडे माफियाओं को जगह नहीं है। लेकिन आज अगर पूरे पार्टी का फीडबैक अगर निकालने जाए, जिनको जिनको मंडल से लेकर जिला के बड़े बड़े प्रमुख पदों पे बिठाए, उनके फीडबैक उनको चेक करने चाहिए, पता चल जाएगा क्या सही गलत। हम किसी का नाम क्यों ले? मतलब फीडबैक अगर प्रॉपर नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी को सही तरीके से कैसे आगे ले, कैसे उनकी सत्ता आएगी? मतलब धीरज पांडे का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये आरोप है कि इस वक्त रवि व्यास जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स को, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वालों को नौघर से जिला के सर पे पद देके रखा है। और अगर ऐसा है तो धीरज पांडे भाजपा के इतने कर्मठ कार्यकर्ता अभी तक चुप क्यों बैठे हैं? चुप किधर बैठा है? मेरा तो लगातार विरोध चालू है पार्टी में। ये विरोध चालू का है, जरा बताएंगे क्या? विरोध क्या, अभी जो मेरा मन मुटाव है तो मैं रखता ही हूँ सामने। आज आप आए हो चैनल अपना लेके तो आपके सामने भी रख दिया, कल कोई चैनल लेके आएगा उनके सामने। मेरा एक ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है, प्रतिष्ठित दल की पार्टी है। तो मोदी जी का नाम खराब भी नहीं होना चाहिए। आप पार्टी में ऐसे लोगों को लेके आइए जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड से बिलोंग ना करे, क्योंकि ऐसे लोग भी अगर पार्टी में आते हैं, कल को इनसे हमारे किसी प्रकार कोई तनाव होते हैं तो ये तो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन कल को हम अगर इनके ऊपर रिएक्शन कर देंगे तो ये भी क्रिमिनल और हम भी क्रिमिनल, फिर क्रिमिनल में फ़र्क क्या रहेगा? मतलब हम तो क्रिमिनल बनना नहीं चाहते, लेकिन इनकी लगातार जो हरकतें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, कुछ न कुछ रणनीति अपनाते, तो अगर कल को हम इनके ऊपर कोई रिएक्शन कर दे तो फिर इनके और हमारे में क्या फ़र्क? तो कहावत है कि कुत्ता काटे
तो ज़रूरी नहीं कि हम भी कुत्ते को काटें। कुत्ता काटे ज़रूरत नहीं हम कुत्ते को काटे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कोई कांग्रेस से एनसीपी से आ रहा है तो उसका अपना मत है, उसमें धीरज पांडे को क्या मुसीबत है? अगर कोई कांग्रेस अभी मैं स्पष्ट तौर पे एक बात आपको नौगर मंडल का लेता हूँ, जिस मंडल से मैं बिलोंग करता हूँ, प्रभाग 4 में। आज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज ये लोग किसको किसको ढूंढ ढूंढ के पार्टी में डाल रहे हैं, फेरी वाले को, ठुमके वाले को, ऑटो वालों को, और जो सुबह 8 बजे से काम पे जाते हैं रात को 10 बजे आते हैं उनको मंडलों के प्रमुख पदों पे बिठा रहे। और कुछ ऐसे भी लोग बैठ गए हैं जिनका आप फैमिली बैकग्राउंड देखो तो या तो उनका कोई घर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में है, या तो उनका मुखिया कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ऐसे ऐसे कुछ लोग भी है। अगर आप उसको ढूंढने जाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा। और मंडल अध्यक्ष है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी बैठे तो उनको। लेकिन मेरे को बीजेपी से क्या है कोई लेना देना नहीं, मेरी अपनी लड़ाई है, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को सपोर्ट नहीं करती है, वो मुझे सिंबल पे काम करने नहीं देना चाहती, क्योंकि ये जो उद्योगपति लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, ये इनकी जो गंदी रणनीति है स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है। क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ का डर बैठा हुआ है कि धीरज पांडे को अगर हमने रेस में लाया तो वो हमको रेस में से उठा के फेंक देगा। ये बात की इनके अंदर डर बैठी है, ये स्पष्ट है, ये पूरी पब्लिक वार्ड की जान रही है। तुम्हारी इतनी बड़ी ताकत, तुम्हारी इतनी बड़ी मंडल, इतनी बड़ी ताकत, और मैं इंडिविजुअल, भगत सिंह ने भी नारा दिया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, तब देश में क्रांति आई थी। तो आज इस वार्ड में मैंने भी इंडिपेंडेंट अकेला रहते आज आप लोगों से लोहा ले रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, और मेरा जो जीवन है मैं लड़ रहा हूँ। आप सिंबल पे मुझे मौका नहीं देते, ठीक है, हो सकता है मेरा संघर्ष थोड़ा बड़ा हो, मुझे थोड़ा और लंबे रूट से आना पड़े, लेकिन जिस दिन मैं चुनाव जीतेगा भारतीय जनता पार्टी में आऊँगा। लेकिन अपना संघर्ष साबित करके आने के बाद इनकी जो नीतियाँ हैं ये जनता के सामने रखूंगा और इन्हें सर्वसार करूंगा। अभी आपने ये बोला कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, अभी आप ये बोल रहे हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जीतूंगा तो आऊंगा। हाँ। अरे आप पहले मुझे ये बताइए कि पहले आप तो अपना बताइए कि आपका है क्या स्पष्ट? मेरा स्पष्ट भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं लेना देना है इस वार्ड के अंदर वर्तमान में, क्योंकि यहाँ पे अवसरवादियों को मौका दे दिया गया है। उन्होंने अपने अवसरवादी किसको बोल रहे हैं? उन्होंने अपने पूरे किसको बोल रहे हैं? जो भी है अवसरवादी, आपको ही पता, आप खुद ही जाते हो रोज इंटरव्यू लेना, आपसे ज्यादा कौन जानेगा। तो उन्होंने अपने पूरे सेटअप बैठा लिए। तो बीजेपी किसी की बपौती नहीं है, किसी की पर्सनल पार्टी नहीं है, किसी के घर की जागीर नहीं आपने है। बोला आज हमें 1 मिनट है, आज हमें मौका नहीं मिल रहा है, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। हम संघर्ष लंबा है, लेकिन हम ऐसे किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे जिनको हम पसंद नहीं करते। पार्टी ने मौका दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट है, और स्पष्ट भूमिका की वजह से ही हमने अपने ऑफिस अपने पर्सनल नाम पे खोल के रखे हैं। और सभी प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं, चाहे वो कांग्रेस को हो, एनसीपी को, शिवसेना के हो, मनसे को, उनसे जुड़े हुए नागरिक जिनकी विचारधारा ऐसी लगती कि नहीं ये व्यक्ति सही है, हमें इसके पास जाना चाहिए, उनके सारे काम मैं वार्ड में कर रहा हूँ। और जो काम कर रहा हूँ उसकी नकल भी हो रही है। याद रखिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी भी बोला कि ये लोग नहीं चाहते कि धीरज पांडे रेस में आए, क्योंकि धीरज पांडे का रेस में आएगा तो ये उनको उखाड़ के फेंक देगा। धीरज पांडे को कोई रेस में क्यों लेकर आए, जिस धीरज पांडे का अपने ही विचारधारा का कोई यहाँ पे स्पष्ट नहीं है? जो धीरज पांडे कभी यहाँ रहता है कभी वहां रहता है, उस धीरज पांडे को क्यों पार्टी टिकट दे, क्यों पार्टी रणनीति में उतारे, क्यों पार्टी रेस में उतारे? आप जरा बताएंगे। अब मैं ये भी चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो धीरज पांडे कभी यहाँ रहता है कभी वहाँ रहता है। मुझे बताओ कि नौगर मंडल में जो भी पदों पे आज है, या जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पदों पे बिठाया, वो एक दिशा में कभी दिखाई दिए? किसी एक का भी नाम बताओ। मैं स्पष्ट तौर पे बोलता हूँ, आज जिनको नौगर मंडल अध्यक्ष मैं बता रहा हूँ ना, जब उनके साथ में पार्टी खुद की भूमिका स्पष्ट नहीं तो धीरज पांडे में क्या आरोप लगाएगी? धीरज पांडे तो जो भी अपना संघर्ष कर रहा है अपने दम पे चल रहा है। तो हमारे पास तो भाई बहुत कुछ है, धनबल है, बाहुबल है, सब कुछ है। उसके बाद तुम्हारी खुद की भूमिका स्पष्ट नहीं है। कभी मिशन इम्पॉसिबल में भागते हो, कभी नरेंद्र मेहता के पास भागते हो, जब वहाँ से दाल नहीं गली तो आज रवि व्यास के पास भाग गए। और खुद तो भागे 1 मिनट, खुद तो भागे कांग्रेस और एनसीपी वालों को भी लेके आए ननिहाल में अपने। तो तुम्हारे लोगों की तो खुद ही भूमिका स्पष्ट नहीं, तो तुम धीरज पांडे में क्या आरोप लगाओगे? आज इलेक्शन आ गया है, किसी को पर्स बांट रहे हो, किसी को कश्मीर फाइल फिल्म दिखा रहे हो। अरे भाई, आपको तो लॉकडाउन में पब्लिक की क्या पिक्चर बनी वो तो दिखाया नहीं आपने। पब्लिक की हालत क्या थी लॉकडाउन में, उस पिक्चर में तो आप कभी दिखे नहीं। हिंदुओं के ऊपर रणनीतियाँ करते हो। आज मैं भी एक हिंदू हूँ, कुछ भी है, हिंदू हूँ ना, धर्म के नाम पे मैं भी हिंदू हूँ, तो मेरे ऊपर भी रणनीतियाँ सेट की जाती है। धीरज पांडे को डेमोलाइज कैसे किया जाए, धीरज पांडे के खिलाफ जिला ऑफिस में कैसे भड़काया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो जनता देख रही है। और आप लोग कौन से गंगा के नहाए हो या साफ दूध के धुले हो? 100 जगह से तो मुंह मार के आए हुए हो।
अच्छा, तो धीरज पांडे का भूमिका कहना ये स्पष्ट नहीं धीरज है। पांडे का कहना ये है कि अगर वो 100 जगह से मुंह मार के आए हैं तो मैं भी मुंह मार के आया हूं, और अगर मैं मुंह मार के आया हूं तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आप ऐसा बोलना चाहते हो? मैं मतलब अगर वो बताता हूं, गलत है मैं तो आप भी बताता गलत हो? हूं, मैं बताता कुछ हूं। ऐसी बात है क्या? उन्होंने कहीं से भी मुंह मारा है। धीरज पांडे तो कभी दल बदल का आरोप नहीं है। धीरज पांडे एक जगह भी स्टैंड रहा है। दूसरी भूमिका हमारी सिर्फ इतनी है कि अगर हमें मौका नहीं मिला है तो भी मार्केट में बैठ के मैं मेरा काम कर रहा हूँ। शिवसेना आ जाए, भाजपा आ मैंने जाए, ये भी सुना मैं था मेरे कि स्तर पे अपनी लड़ाई लड़ूंगा। आपको पद मिलने वाला था नगर मंडल में, लेकिन पता नहीं कुछ राजनीति हुई जिसके चलते धीरज पांडे को पद नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आपको दुख नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए आपने इतना काम किया वो आज आपके लिए कुछ देखो, मैं स्पष्ट आपके चैनल पे बताना चाहूँगा, मेरे को मंडल में पद को लेके भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं कल को भविष्य में चुनाव भी लड़ेगा तो मैं स्पष्ट तौर पे बोलेगा भाई ये धीरज पांडे को तो आप सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट करो। मैं आज भी उस पॉजिटिव विचारधारा पे हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं विषय पे आता हूँ जो बोलने जा रहा था आपको। मैं जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी से भी मीटिंग की थी, उनसे मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आपको पद भी देंगे, पावर भी देंगे, सब कुछ भी देंगे, बाई चांस अगर टिकट नहीं दे पाए तो। लेकिन मुकर गए। तो मैं उनको बोला कि मैंने बहुत संघर्ष किया है। 2017 के इलेक्शन में 2 सीट ऑलरेडी कम हुई है। उनका ऐसा विचारधारा था कि शायद अभी पार्टी का क्या डिसीजन आएगा, कौन सी दिशा में पार्टी चल रही, कुछ अभी फाइनल नहीं है। बाई चांस आपको अगर टिकट नहीं मिल पाए तो क्या आप पेशेंस रखोगे? मैं बोला मैं पेशेंस नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है। पेशेंस कब तक रखेगा? मतलब सर के आधे बाल झड़ गए हैं, ये देखो आप पक गए हैं, जो बचे खुचे वो भी पूरे झड़ जाए तब तक पेशेंस रखे। मतलब पेशेंस के नाम पे कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करो। 12-12, 13-13 साल पार्टी में निकालने वाले व्यक्ति को अभी भी अगर आप बोलोगे पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, तो मैं बोलता हूँ ऐसा पेशेंस आप रखो अपने पास। ये पेशेंस आपको मुबारक हो मेरी तरफ से। मेरा जो संघर्ष है वो मेरे वार्ड में चल रहा है, चलता रहेगा। जनता डिसाइड करेगी। मैं मानता हूँ इलेक्शन टफ है, पैनल में इंडिपेंडेंट की चुनौती बहुत ही बड़ी होती है, खाने का काम नहीं होता है, लेकिन मैं जो अपनी मेहनत किया हूँ वो किसी और को जायज़ जाते हुए नहीं देखना चाहूँगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आप आने वाले समय में अगर इतना समर्पण की भावना मेरे पास है और आप हम जैसे लोगों को डेमोलाइज करके कांग्रेस और एनसीपी से आए हुए लोगों को और ऐसे लोगों को जिनके पास धनबल है, उस धनबल को देखते हुए आप ऐसे लोगों को मौका देते हो तो आपको मुबारक है मेरी तरफ से, आपको शुभकामनाएं है मेरी तरफ से। आप अपना संघर्ष करो, मैं मेरा संघर्ष कर रहा हूँ, आने वाला वक्त बेहतर जवाब देगा। मेरा आखिरी 2 सवाल आपसे है, सवालों का सिलसिला चालू रहेगा। आपने इतना अच्छा मौका दिया बात करने का, उसके लिए धन्यवाद। मेरा आखिरी 2 सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जैसा अभी भी कहा कि आपको गुस्सा आ जाता है, धीरज पांडे को गुस्सा आ जाता है। पार्टी को एक ऐसे कार्यकर्ता की ज़रूरत है जो धैर्य रखे, शांति रखे। लेकिन अगर धीरज पांडे को इतना गुस्सा आ जाता है, वो कुछ भी बोल देते हैं, तो एक स्वाभाविक बनता है कि पार्टी उन्हें क्यों चुने। वो एक क्वालिटी बताएं पार्टी को कि पार्टी उनको चुने, एक क्वालिटी जरा बताएं। ऐसा होता है, ज़मीन पे खड़े होके लड़ाई झगड़े और गाली गलौज देने वाले से अच्छा वही व्यक्ति होता है जो 2 मिनट के लिए गुस्सा खाते हैं। अपने ऑफिस में बैठ के गंदी राजनीति करने वालों से लाख गुना अच्छा होता है जो स्पष्ट तौर पे एक ही बार अपना गुस्सा व्यक्त करता है। तो मैं तो इन मगरमच्छों को बोलूँगा, ये जो मगरमच्छ की जो राजनीति करते हैं ना, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं उनको बहुत तकलीफ हो जाएगी। ये मगरमच्छों को बोलूँगा कि सही व्यक्ति की पहचान करो। भविष्य में चुनाव लड़ने जा रहे हो, सामने धीरज पांडे आएगा और आपको बराबर जवाब मिलेगा। ये बात आप नोट कर लेना, ये बराबर जवाब मिलेगा। धमकी है कि चेतावनी है? आप भाई धमकी चेतावनी क्यों? आप आपका कर्म करके चुनाव लड़ोगे, मैं मेरे कर्म का चुनाव लड़ेगा। इसमें धमकी क्या होती है और चेतावनी क्या होती है? आपने क्या किया है, नहीं किया है, पब्लिक के लिए क्या काम किया, चुनाव नज़दीक आ गया है तो सबको द कश्मीर फाइल दिखा रहे हो, लोगों को पर्स बांट रहे हो, महिला प्रोग्राम कर रहे हो, महिला मोर्चा आयोजन कर। अरे भाई साहब, जब लॉकडाउन में पब्लिक मरी थी तब किधर थे आप? 4.5 साल तो आपके ऑफिस बंद थे, 4.5 साल तक तो आप दिखे नहीं, और अब लोगों के झुंड जमा कर रहे हो, कभी उधर ऑफिस खोल रहे हो, कभी खोलो ना, मेरे को क्या तकलीफ है, मेरा आपसे कोई कंपेरिजन ही नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर जो रणनीतियाँ सेट कर रहे हो मुझे डेमोलाइज करने के लिए, आप जितनी रणनीति डेमोलाइज करने के लिए सेट करोगे उतना ही कड़ी चुनौती आगामी 2022 के चुनाव में धीरज पांडे आपके सामने बन के उभरेगा। इसे आप अच्छी तरह से अपने डायरी में नोट कर लेना। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, उसके बाद हम अलविदा करेंगे। और रही बात गुस्सा खाने की, फेसबुक पे गाली देने की, तो मैं उन लोग से तो लाख गुना अच्छा हूँ जो रोड पे टपोरीगिरी करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, लोगों की माँ बहन कर देते हैं,
उनसे तो लाख गुना अच्छा ही धीरज पांडे मारामारी की 2 बात मिनट अभी के लिए ना गुस्सा करिए, खाता है। मारामारी की बात अभी ना करिए तो ज़्यादा अच्छा अभी रहेगा। तो सामने चुनाव, ऐसे बहुत सारी चुनौती आएगी, कभी वो 19-20 पढ़ेंगे, कभी वक्त पढ़ने में हम भी पढ़ सकते मेरा हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने बताया इतनी संघर्ष आपने किए, पार्टी का जो आपके प्रति रुचि है वो भी, नवगढ़ मंडल में जो आपके प्रति कार्यकर्ताओं की रुचि है और जिस तरीके से आपको नहकारा गया है, क्या अभी भी धीरज पांडे का विश्वास, क्या अभी भी धीरज पांडे का भरोसा भारतीय जनता पार्टी में है? क्या उन्हें लगता है कि आगे चल के भाजपा उन्हें ज़रूर कंसिडर करेगी टिकट देने के लिए? क्या उन्हें भाजपा अपने रेस में उतारेगी? क्या आपको लगता है? मेरा देखो, मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, अभी जिला अध्यक्ष बदली हुए हैं, रवि व्यास जी जिला अध्यक्ष है, एडवोकेट है, पढ़े लिखे, जेंटलमैन आदमी है। और कहीं ना कहीं इनके साथ भी वही हो रहा है जो नरेंद्र मेहता जी के साथ होता था। मतलब उनके आजू बाजू में जो सेना बैठती है ना कान फूसी करने वाली, तो कान फूसी वाली सेना से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि रवि व्यास जी अगर सतर्क रहेंगे तो एक सही नेतृत्व मीरा भाईंदर शहर में एक सही दिशा नेतृत्व तय कर सकते हैं, सही लोगों को पार्टी में ऊपर ला सकते हैं। सिर्फ धन बल के आधार पे ही अगर चुनाव जीतना होता तो 2017 के चुनाव में 2 सीट बीजेपी की नहीं गिरती थी, और 2022 के चुनाव में बीजेपी की 3 सीट गिरेगी। आप नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूँ, 3 सीट बीजेपी की वार्ड क्रमांक 4 में गिरेगी, अगले वार्ड का तो पता नहीं, क्योंकि जो रणनीतियाँ यहाँ चल रही है ये सिर्फ इस आधार पे चल रही हैं, ओनली फॉर मनी। जिसके पास मनी है उसके हाथ में मंडल और कमंडल है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए धीरज पांडे जी, आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम आगे भी बात करेंगे, आगे भी जुड़े रहेंगे, जानेंगे कि नौगढ़ मंडल में क्या हो रहा है, जानेंगे कि भाजपा में क्या हो रहा है, जानेंगे कि आगे चल के चुनाव में क्या हो रहा है। धीरज पांडे जी ने आज हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अपनी बात हमेशा बेबाकी से ही रखता हूँ, और जब तक हूँ ऐसे ही बेबाक बोलूँगा। स्पष्ट, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो वो उनका काम है, वो व्यापारी है। हम नफ़ा नुकसान नहीं देखते, हम सिर्फ जनता की सेवा कैसा करना है वो देखते हैं। वक्त आने पे चलिए जवाब देंगे। जो सही है वो हम सही बताएंगे, और जो गलत है वो गलत ही बताएंगे। जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ। मैं हूँ राम। धन्यवाद।